हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे क्षमा चाहूँगी कि मैं 1-2 दिन मिस कर दी मैंने आपकी वीडियो। बट फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली से हैं या फिर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर रेगुलर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कनेक्टिविटी इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं ला पा रही हूँ एक सही ढंग से। ठीक है फ्रेंड्स, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, तो जी हाँ, रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। आपके एग्जामिनेशन से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है जी, अनुवांशिकता और पर्यावरण। देखिए, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हेरिडिटी को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता, जो हमें अपने वंशानुगत मिली हों। एनवायरनमेंट, जो हमें चीज़ें वातावरण से मिली हों। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा, नेचर और नर्चर। दो बातें आप ध्यान रखिएगा, नेचर और नर्चर। नेचर को क्या बोलते हैं जी? नेचर को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, वंशानुगति। ठीक है, हेरिडिटी। और जी नर्चर को क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। हेरिडिटी मतलब कि नेचर और एनवायरनमेंट मतलब कि नर्चर। नेचर, जिसे याद रखिएगा, जो नेचर हमें अपने माँ बाप से मिलता है तो वो हेरिडिटी है। और जो नर्चर, जहाँ पे हम लोग बड़े होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, उस एनवायरनमेंट को, उस पर्यावरण को हम क्या बोलते हैं? नर्चर। ये बात आप दो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके नीचे ही लिख देती हूँ मैं। अनुवांशिकता क्या है? नेचर। एंड पर्यावरण क्या है? हमारा नर्चर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सबसे पहली बात तो है फ्रेंड्स इसमें कि हेरिडिटी हमें पढ़नी है कि हेरिडिटी होती क्या है, मतलब कि अनुवांशिकता क्या होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। हेरिडिटी कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। देखिए, अनुवांशिकता जो है वो माता पिता से अपने बच्चों में आती है, मतलब कि लक्षण, अनुवांशिक लक्षण के संचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे लक्षण जो हमें हमारे माँ बाप से मिले हों उसको कहते हैं अनुवांशिकता। इंग्लिश में हम बोलते हैं हेरिडिटी। जो हमें अपने जेनेटिक ट्रेट्स, लक्षण, अपने पेरेंट्स से मिले हों उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है जी, आगे पढ़ लेते हैं। क्या क्या आता है अब इस चीज़ में? आई कलर, हेयर कलर, बॉडी टाइप, हेल्थ, स्किन कलर, नेचर, करेक्टर ट्रेट, लुक्स, इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव स्किल्स एक्सेट्रा। देखिए जी, हिंदी वाले भी पढ़ लीजिए। आँखों का रंग, जैसा माँ बाप का हुआ वैसा ही आपका भी हो सकता है या फिर बच्चे का भी हो सकता है। बालों का रंग, जी बिल्कुल आपके पेरेंट्स पर ही जाता है। शरीर का प्रकार, जी हाँ बिल्कुल, जैसे मतलब आपके पेरेंट्स मान लीजिए लंबे हैं तो आपकी भी हाइट, स्वाभाविक सी बात है आपकी भी हाइट लंबी होगी। ऊंचाई, त्वचा का रंग, जी हाँ बिल्कुल। प्रकृति, चरित्र लक्षण, रूप, बुद्धि, संज्ञानात्मक कौशल शामिल है। ये सारी चीज़ क्या है? आपकी हेरिडिटी से आपको मिलती है, आपकी अनुवांशिकता से आपको मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपके पेरेंट्स से आपको मिलती है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? नेचर, जो हमें पहले से ही मिलता है। हमारे, चाहे वो दादा दादी से आया हो, हमारे पापा मम्मी से आया हो, हमारे वो चाहे बड़ों से आया हो जो हमारी फैमिलीज़ में रहे होंगे। ठीक है, तो ये होती है हेरिडिटी, अनुवांशिकता। अब इसके प्रभाव देख लीजिए, किस चीज़ पर प्रभाव हम पढ़ रहे हैं? डेवलपमेंट पर, विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का? हेरिडिटी कितना मतलब महत्व रखती है जब हम एक विकास की बात करते हैं, किसी शिशु के या किसी बाल के या फिर किसी इंसान के अगर हम विकास की बात करते हैं तो कितना प्रभाव डालती है क्या? अनुवांशिकता। ठीक है जी, सबसे पहला तो है जो सबसे बड़ा प्रभाव डालती है वो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि शारीरिक विशेषताओं पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पेरेंट्स विद अ गुड हाइट एंड हेल्थ फिजिक जनरली हैव टॉल एंड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है। देखिए, किस तरीके से प्रभाव डालेगी? डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा जितने अच्छे उसके माँ बाप होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले सुन लीजिए, जैसी अच्छी ऊंचाई, स्वस्थ शरीर वाले माता पिता के आमतौर पर लंबे और मजबूत बच्चे होते हैं।
ये प्रभाव डालती है आपकी आनुवंशिकता। ठीक है, आपके माँ बाप मजबूत तो आप मजबूत, आपके माँ बाप लंबे तो आप लंबे, आपके माँ बाप इंटेलिजेंट तो आप भी इंटेलिजेंट। उनका जिस तरीके से आँखों का रंग है, बालों का रंग है, ऐसा ही आपका भी है। ये सब क्या है? आनुवंशिक चीज़ें हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलती हैं। सबसे पहली बात, क्या हेरिडिटी आपके डेवलपमेंट पे, विकास पर असर डालती है? कब? जब आपको ये सारी चीज़ आपके पेरेंट्स से मिली हों। ठीक है। सेकंड देख लीजिए, ऑन इंटेलिजेंस, बुद्धि पर भी डालती है। ठीक है, हमारी एक तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस पर भी डालती है प्रभाव। दूसरा है बुद्धि पर, जो हमारी वंशानुगत चीज़ें हैं, हेरिडिटी है, जो हमारा नेचर है, वो किस चीज़ पर इफेक्ट डालता है? देखिए, बुद्धि पर डालता है। ठीक है, सबसे पहले तो IQ लेवल, बुद्धि स्तर, जैसा माँ बाप का होगा वैसा आपका होगा, या तो माता पे होगा या तो पिता पे होगा। ठीक है। दूसरा है एबिलिटी टू इफेक्टिव लर्निंग, प्रभावी सीखने की क्षमता। जैसे प्रभावी तरीके से आपके माँ बाप सीखते होंगे उसी प्रभावी तरीके से आप भी सीखेंगे। ठीक है। दूसरी है इमोशंस, आप लोग देखते होंगे कि बोलते होंगे कि आपके पेरेंट्स भी कि अपने पापा पे गई है, अपने मम्मा पे गई है, ऐसे ही सोचती है, ऐसे ही विचार रखती है। तो क्या है, भावनाएं भी हमारी माँ से या फिर हमारे पिताजी से जुड़ जाती हैं, हमारे पेरेंट्स से या फिर हमारी किसी फैमिली मेम्बर से जुड़ जाती हैं, जो हमें वंशानुगत तरीके से मिलती हैं। ठीक। दूसरा है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता। देखिए, जैसी निर्णय लेने की क्षमता आपके माता पिता की होगी, आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपके होंगे उनकी होगी, ऐसे ही डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो आप में भी आएगी। भले ही 100% ना आए, कुछ एक चीज़ मतलब थोड़ा सा परसेंट आए, बट आएगी ज़रूर। आगे पढ़ लेते हैं। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज़ अ गुड अफेक्ट द वे अ चाइल्ड डेवलप्स हिज सोशल, मोरल एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स। बच्चे में इस तरह का विकास बच्चे के सामाजिक, नैतिक और भाषाई कौशल को विकसित करने के तरीके को प्रभावित करता है। देखिए, अगर हमें ये सारी चीज़ें हमें अपने माँ बाप से मिल जाए या आनुवंशिक तरीके से मिल जाए तो हमारी हर एक तरीके की जो डेवलपमेंट होगी उस पर प्रभाव पड़ेगा, सोशल डेवलपमेंट पे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। दूसरा मतलब कि सामाजिक, दूसरा मॉरल डेवलपमेंट पे भी, स्किल पर भी, नैतिक, और दूसरा है लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज पर भी। आप देखेंगे कि जिसके घर में मतलब कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करी जाती हो, फॉर एग्जांपल बंगाली यूज़ करी जाती हो, उनके बच्चे में भी अपने आप ही वही टोन आ जाएगी, भले ही वो हिंदी बोले पर टोन वही रहेगी, कौन सी? बंगाली वाली। ठीक है। तो ये कुछ आनुवंशिक चीज़ें हैं जो कि आ जाती है बच्चों में। ठीक है जी। इस तरीके से ये आप पर प्रभाव डालती है क्या? इंटेलिजेंस। दूसरा है ऑन कैरेक्टर, मतलब कि चरित्र पर। किस तरीके से? देखिए कि ये जो साइकोलॉजिस्ट हुए थे डगवेल, ठीक है, डगवेल एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे, इन्होंने बोला था हाउ अ पर्सन्स कैरेक्टर नेचर डेवलप इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन व्हाट द पर्सन इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। मतलब कि किसी व्यक्ति का चरित्र या स्वभाव कैसे विकसित होता है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति को अपने माता पिता से क्या विरासत में मिला है। सबसे सीधी बात यह है कि जो आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, जो आप 18 साल के बाद जैसी आप सोच रखते हैं, जैसी आप अपनी निर्णय लेने की जैसी आपकी क्षमता है, जैसे आपके इमोशन है, जैसे आपने समाज को रखा हुआ है, जैसे आप समाज को समझते हैं, डील करते हैं समाज से, ठीक है, समाज में जाके अपना प्रभाव रखते हैं, अपना तर्क वितर्क रखते हैं, वो कहीं नहीं, वो सिर्फ आपके पेरेंट्स से आया है, निर्भर करता है किस पे? आपकी आनुवंशिकता पे। ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी बनाने में आनुवंशिकता मतलब कि हेरिडिटी का भी बहुत बड़ा हाथ है, ये कहना चाह रहे हैं डगवेल। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं डगवेल। जैसा भी आपका चरित्र होगा, जैसा भी आपका स्वभाव होगा, उसके पीछे एक मेजर पार्ट है, बड़ा पार्ट है, बड़ा हाथ है, किसका? आपके पेरेंट्स का, जो जिस पेरेंट्स ने आपको इनहेरिटेंस में मतलब कि आपको आनुवंशिकता में ये सारी चीज़ें दी हैं, डिसीजन मेकिंग पावर दी है, इमोशन कैसे रहेंगे मेरे बच्चे के, ठीक है, वो अपने आप आ जाते हैं, बट कैसे आते हैं? इनहेरेंट आते हैं, आनुवंशिक तरीके से आते हैं। आगे पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट क्या है? पर्यावरण क्या है? देखिए, एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ।
कंट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एज इट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी। देखिए हिंदी वाले भी एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। पर्यावरण मानव जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। मानव जीवन के विकास में पर्यावरण का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आनुवंशिकता का योगदान है। अब देखिए आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, दो चीज़ से मिलकर बनती है, सबको समझ में आ गया, पर्यावरण और आनुवंशिकता, मतलब कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। अब इन्होंने बोला है कि जो आपका आधा परसेंट, मतलब कि 50% जो अगर आपकी एनवायरनमेंट दे रहा है, पर्यावरण दे रहा है, तो वहीं 50% कौन सहयोगी होगा, आपकी आनुवंशिकता होगी। और ये दोनों मिलकर 100% बनाते हैं किसी इंसान की पर्सनैलिटी, ठीक है। ये योगदान कितना कितना देंगे, मतलब कि ये मान लीजिए कि इसका योगदान कितना है 50% का, और इसका कितना है 50% का, तभी जाके आपकी एक जो पर्सनैलिटी है वो बनती है। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों मिले हुए हैं, इन दोनों को अलग विभिन्न नहीं किया जा सकता, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक इंसान की पर्सनैलिटी को, स्वभाव को, व्यक्तित्व को बनाने के लिए यही दो जो कारक हैं वो सबसे बड़े हैं, ठीक है। इन दोनों कारकों में सारी डेवलपमेंट, सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसीलिए हमने डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा अभी, ठीक है। इसके बाद अब हम एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि पर्यावरण जो है मानव जीवन पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, किसकी, पर्यावरण की, ठीक है। और जितना योगदान किसका है, आनुवंशिकता का है, उतना ही योगदान पर्यावरण का भी है, एनवायरनमेंट का भी है, ठीक है। अब इफेक्ट कैसे डालता है ये सुन लीजिए, एनवायरनमेंट किस तरीके से इफेक्ट डालता है। सबसे पहली बात तो आप खुद सोच के देखिए, एक बच्चा है वो मान लीजिए इकोनॉमिकली बहुत ही वीकर सेक्शन से आता है, मतलब कि मान लीजिए कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और एक ऐसा बच्चा है जिसकी आर्थिक स्थिति घर की ठीक है, स्थिर है, तो बताइए एजुकेशन किसकी अच्छी होगी, एजुकेशन उसी की बेहतर होगी जिसको सब चीज़ें टाइम पर मिल रही है, जिसकी स्कूलिंग टाइम पर हो रही है, ठीक है। और वो बच्चा प्रभाव पड़ेगा एनवायरनमेंट की वजह से, और अगर वो स्कूल नहीं जा पाएगा तो उसकी पर्सनैलिटी बननी रुक जाएगी, या फिर पर्सनैलिटी नहीं बनेगी उतने प्रभावी तरीके से जितने इस बच्चे की बन रही है। तो इसीलिए एनवायरनमेंट बहुत मेजर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कहीं एक कोई मार्केट है, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसी जगह है, आप एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पर बाहर बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, आप रोज़ दंगे देखते हैं, आप रोज़ क्राइम देखते हैं, ठीक है, आप रोज़ अपने घर के बाहर झगड़े देखते हैं, ठीक है। तो बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी बनेगी, झगड़ालू बनेगी, तो किसका प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण का पड़ेगा, एनवायरनमेंट का पड़ेगा। अब इसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर किस किस तरीके से प्रभाव डाले जा सकते हैं या फिर डालता है एनवायरनमेंट, वो आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले है फिजिकल डिसिमिलैरिटीज, मतलब कि शारीरिक असामान्यताएं। आप देखेंगे कि जितने भी पहाड़ पर रहने वाले इंसान हैं वो हाइट में छोटे होंगे, पर्यावरण का असर है। आप देखेंगे कि जितने भी चाइना में रहने वाले होंगे उनकी आंखें कुछ ऐसी होती हैं, मतलब छोटी छोटी सी होती हैं, क्यों, पर्यावरण की वजह से। और कुछ आनुवांशिक, मतलब कि जेनेटिक भी चीज़ होती है जिसको मिलाकर उनकी सभी की आंखें ऐसी हैं, ठीक है। किसी के बड़ी हैं तो उसी शेप में थोड़ी सी बड़ी थोड़ी सी छोटी ऐसे होती रहती हैं, ठीक है। हमारे में बोला जाता है कि जो देखिए साउथ इंडिया के लोग, जो हमारा साउथ साइड है उसमें लोग थोड़े से मतलब ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के क्यों रहते हैं, थोड़े से सांवले क्यों रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, ठीक है। जो ऊपर पहाड़ी इलाकों के लोग हैं वो कंपैरिजन में थोड़े से गोरे क्यों रहते हैं, पर्यावरण का असर है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट किस तरीके से डालता है प्रभाव, देख लिया आपने, ठीक है। आगे इफेक्ट ऑन सुपीरियरिटी ऑफ रेसेस, मतलब कि जातियों की श्रेष्ठता का प्रभाव। देखिए कुछ ऐसी जातियां होती है जो कि बौद्धिक रूप से बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती हैं, और वो होती भी है, ठीक है। जैसे कि सम रेसेस आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, मतलब कि कुछ ऐसी जातियां होती हैं, कुछ ऐसी लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है जो कि बौद्धिक रूप से अच्छी होती है, ठीक है। नॉट बिकॉज ऑफ हेरिडिटी बट बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट।
देखिए अगर कोई आर्मी में कोई एक इंसान है, ठीक है, आर्मी में कोई एक इंसान है, बहुत अच्छे ओहदे पर है, आर्मी जनरल कर्नल ऐसे है, उसके घर में कोई एक बच्चा पैदा हुआ, तो उस आर्मी जनरल कर्नल के साथ ही रहा, पूरा जीवन निकाला, तो उसका चरित्र कैसा बन जाएगा बच्चे का? ऐसा ही बन जाएगा जैसे उसके पिताजी का है, ठीक है। यदि कोई बच्चा एक ऐसे घर में पैदा होता है, मान लीजिए उसके पिता जो हैं बहुत ही अल्कोहलिक है, शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, गंदी आदतें हैं उन्हें, तो बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कहीं ना कहीं तो दिमाग में चलेगी ही ना ये सब बातें। तो यही प्रभाव आपको बताया जा रहा है कि जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा ही बच्चा हो जाएगा, वैसा ही उसका चरित्र हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। यदि मान लीजिए, जो कि मैंने इसमें एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, यदि मान लीजिए वो जो जनरल कर्नल का जो बेटा है, जो जनरल कर्नल का वो बेटा है, अगर उसको उसके पिताजी से दूर कर दिया जाए, और उसे किसी एक हॉस्टल में, नॉर्मल से हॉस्टल में पढ़ाया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? क्या उसमें अपने पिताजी वाले गुण आएंगे? जी हाँ, सिर्फ इतने ही गुण आ सकते हैं कि उसकी आंखें सेम है, बाल सेम है, ठीक है, और थोड़ा सा सोचने समझने का तरीका सेम है, इंटेलेक्चुअल लेवल सेम है, बौद्धिक जो क्षमता है वो सेम है, पर अपने पिताजी जैसी उसमें योग्यताएं नहीं आ पाएंगी। क्यों? क्योंकि उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला अपने पिताजी के साथ रहने का, ठीक है, एनवायरनमेंट नहीं मिला, पर्यावरण नहीं मिला, इसलिए उसमें अपने पिताजी की सारी जो खूबियाँ हैं वो नहीं आ पाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑन पर्सनैलिटी। देखिए जो मैं आपको अभी बात समझा रही थी वो यही थी, ठीक है, पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्या आप सोच रखते हैं, कैसे आप सोचते हैं, क्या आपके मन में दूसरों के लिए दया भाव है कि नहीं है, ये सारी चीज़ क्या है, हमारी मिलकर पर्सनैलिटी ही बनाती हैं। ठीक है, कोई एक रिच फैमिली का बच्चा है, कोई बहुत ही एक रिच फैमिली का बच्चा है, उसको अच्छे से खाने का मैनर्स होगा, ठीक है, उसको पहनने का मैनर होगा, उसको मतलब एक समाजी तौर से कैसे रहा जाता है वो सब चीज़ें उसने सीखी होंगी। बट वहीं पर अगर कोई बहुत ही एक पुअर बच्चा है, मतलब कि गरीब बच्चा है, या फिर वो इतना नहीं मतलब उसको इतना फाइनेंशियली इतना सपोर्ट है, तो क्या उसे कौन सिखाएगा ये सब बातें? उसकी शायद माँ को या पिताजी को भी इतना टाइम ना हो, उसको जो एनवायरनमेंट मिल रहा है बाहर का वो भी ठीक ना हो, तो इसे कौन सिखाएगा? तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि इन दोनों पर्सनैलिटी में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा, ये दोनों पर्सनैलिटी आपस में भिन्न हो जाएंगी। ठीक है, इस बच्चे की पर्सनैलिटी कुछ और बनेगी, इसकी कुछ और बनेगी। क्यों? एनवायरनमेंट का फ़र्क था, पर्यावरण का फ़र्क था। ठीक है जी, इसलिए पर्सनैलिटी पर भी हमारी रोल प्ले करता है। ठीक है, इफेक्ट ऑन मेंटल ग्रोथ। देखिए मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? ये बात सुनिए कि कैसे। मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो कि नदी किनारे रहता है, वहाँ से स्कूल बहुत दूर है, स्कूल पहुँचा नहीं जा सकता है रोज़ रोज़, या फिर स्कूल में एडमिशन भी ले लिया, स्कूल में एडमिशन ले तो लिया है पर जाया नहीं जा सकता है। क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? बच्चे का इतना ज़्यादा मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक समाज से कट के रहता है, क्योंकि वो एक नदी किनारे रह रहा है। आप सिर्फ एक बात समझिए, क्यों? क्योंकि उसे समाज से कट कर रहना पड़ा, इसलिए उसका जो सामाजिक जो विकास होना चाहिए था, जो उसका मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो मानसिक विकास होना चाहिए था, वो उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया। और आप भी ये लोग बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मानसिक विकास कब होता है? जब हर एक पर्याप्त चीज़ उसकी एज के अकॉर्डिंग उसे मिल रही हो, बच्चे को मिल रही हो। ठीक है, जिस समय में उसे पढ़ना है, जो समय उसका पढ़ाई का है, उसे पढ़ाई दी जा रही हो, मेंटल ग्रोथ होगी। ठीक है, मानसिक विकास होगा। जिस समय में उसको दोस्त की, जिस समय में उसको समाज की ज़रूरत है, उसको समाज दिया जा रहा हो, अच्छा समाज दिया जा रहा हो, मेंटल ग्रोथ होगी। बट इन बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। इनकी आपको क्या लगता है, उनकी कंपैरिजन में क्या है? मेंटल ग्रोथ कम होगी, जो उसकी मानसिक विकास है वो कम होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए द इम्पैक्ट ऑफ नेचर एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए हेरिडिटी को क्या बोला गया है? नेचर एंड नर्चर ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट इज इक्वली एसेंशियल। दोनों ही अपना एक महत्व रखते हैं। कैसे? बाल विकास पर प्रकृति, अनुवांशिकता, ठीक है, और पर्यावरण मतलब पालन का प्रभाव समान रूप से आवश्यक है, समान रूप से आवश्यक है, जो कि मैंने पहले ही फोटो लगा दी थी। एक पलड़े पे
दो जो हैं वेट लटके हुए हैं, ठीक है। तो दोनों का ही इम्पोर्टेंस है, एक भी कम रह गई या एक भी ज़्यादा रह गई, एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा जो व्यक्तित्व है इंसान का, या अच्छी जो पर्सनैलिटी है वो नहीं बन पाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़े तो दोनों ही क्या है, अपना अपना महत्व रखती हैं, ठीक है। हेरिडिटी बिगिंस द मूवमेंट एंड एक्ट इज फर्टिलाइज्ड वेल द रोल ऑफ एनवायरनमेंट बिगिंस विद द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। देखिए साफ साफ क्या बोला जा रहा है, जो अनुवांशिकता है, जो हेरिडिटी है, वो कब से शुरू हो जाती है, जैसे कि आंखों का कलर क्या होगा, बालों का कलर क्या होगा, जब से वो जो एग, जब एक माँ धारण करती है, अपने पेट में धारण करती है, जब से वो एग उसमें विकसित होना शुरू होता है गर्भ में, तभी से ही हेरिडिटी अनुवांशिकता चालू हो जाती है। तब से ही डिसाइड हो जाता है बालों का कलर क्या होगा, आंखों का कलर क्या होगा, बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें किस पर जाती है, माँ बाप पर ही जाती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कही जा रही है, दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि जो हेरिडिटी का तो असर यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अनुवांशिकता का असर कब से शुरू हो जाएगा, जब से वो एग फर्टिलाइज होना शुरू करेगा। एनवायरनमेंट कब से रोल प्ले करता है, पर्यावरण का प्रभाव कब आता है, जब एक बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद प्रभाव कहाँ से पड़ने लगता है, जब एक बच्चा जन्म ले लेता है तब से प्रभाव अपना डालने लग जाता है। पर ऐसा नहीं है कि किसी का कम प्रभाव है, किसी का ज़्यादा प्रभाव है, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिएगा। मैंने जैसे कि आपको बताया 50% हेरिडिटी, 50% क्या, एनवायरनमेंट, ठीक है। 50% मतलब कि अनुवांशिकता और 50% पर्यावरण, दोनों मिलके हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, प्रीवियस ईयर भी और जो प्रीवियस ईयर नहीं है वो भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज रिजल्ट ऑफ, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है, किसका परिणाम है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ओनली हेरिडिटी, केवल अनुवांशिकता का परिणाम है, क्या, व्यक्तित्व, ह्यूमन पर्सनैलिटी। सेकंड है, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, के पालन और पोषण और शिक्षा का परिणाम है। इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, ठीक है जी। ओनली एनवायरनमेंट, या फिर सिर्फ एनवायरनमेंट का ही प्रभाव पड़ता है। देखिए ना तो सिर्फ केवल हेरिडिटी हमारी पर्सनैलिटी ना तो बना सकती, अनुवांशिकता ही सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी नहीं बना सकती, ना ही सिर्फ एनवायरनमेंट हमारी पर्सनैलिटी बना सकती, हमारी पर्सनैलिटी ना हमारा पालन पोषण और एजुकेशन बना सकती पूर्ण तरीके से। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, बनाती है हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी, और दोनों की इंटरेक्शन, ठीक है जी, अंतःक्रिया। आगे पढ़ते हैं। द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू, प्रकृति पोषण वाद विवाद को संदर्भित करता है। सीटेट 2014 में पूछा गया था। जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट मतलब कि अनुवांशिकी और पर्यावरण। बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, व्यवहार और पर्यावरण। एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी, पर्यावरण और जीव विज्ञान। एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग, पर्यावरण और पालन पोषण। आप मेरे को इसका आंसर देंगे कि नेचर एंड नर्चर किस चीज़ पर बोला गया है, ठीक है, किस चीज़ पर ये डिबेट करता है। देखिए इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट मतलब कि अनुवांशिकी और पर्यावरण, ठीक है। अनुवांशिकता को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, और एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं, नर्चर, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, नेचर, ठीक है। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। आगे चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, ऑलराइट, थोड़ा सा देखने में परेशानी होगी बट मैं आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ। 6-year-old girl shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sports person. Send her for coaching every day and trained her on weekends. Her capabilities are mostly like to be the result of an interaction between. देखिए हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। 6 साल की बच्ची, ठीक है, असाधारण खेल क्षमता दिखाती है। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं। उसे प्रतिदिन कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षित करते हैं। उसकी क्षमताओं के बीच बातचीत का परिणाम होने के सबसे अधिक संभावना है। किसके कारण उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, सबसे पहली बात तो यही लिखी हुई है, ठीक है।
पेरेंट्स क्या थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, पेरेंट्स क्या थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, इस वजह से वो बच्ची को भी क्या है, बच्ची भी रुचि लेती थी खेलकूद में और वो उसे कोचिंग भी डेली भेजते थे। 16 साल की बच्ची थी, किस चीज़ का परिणाम है कि बच्ची को उस चीज़ में रुचि आई, ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, क्या तरक्की और विकास, ठीक है। दूसरा है हेल्थ एंड ट्रेनिंग, क्या उसका स्वास्थ्य ऐसा था और ट्रेनिंग उसको दी जा रही थी तो इस वजह से वो कोचिंग जाने के लिए थोड़ा मतलब उतारू रहती थी, जाना चाहती थी, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहती थी। डिसिप्लिन या न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की वजह से हमने कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं, अनुशासन और पोषण की वजह से, या फिर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए साफ लिखा हुआ था कि उसके जो पिताजी हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो इसीलिए इसी को भी स्पोर्ट्स में, जो ये लड़की है इसको भी स्पोर्ट्स में क्या है, रुचि आई, ठीक है। इसीलिए वो कोचिंग में भी जाती थी, किसके कारण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण, ठीक है जी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स कैन मोस्ट सुटेबल टू बी रिलेटेड टू हेरिडिटी, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अनुवांशिकता से सबसे उपयुक्त रूप में संबंधित हो सकता है। अनुवांशिकता सबसे ज़्यादा आपको किस वर्ड से झलकती है, किस अक्षर से झलकती है, बस ये बता दीजिए किस शब्द से झलकती है। सबसे पहला है इंसाइट, अंतर्दृष्टि, अपीयरेंस, क्या इंसान की दिखावट, नॉलेज ज्ञान, या फिर हार्डवर्क, कठोर परिश्रम। बताइए क्या सबसे ज़्यादा लगता है कि ये जो 4 शब्द हैं ये चारों के चारों ही हमारी पर्सनालिटी में दिखाई देते हैं। हमारा अंतर्दृष्टि भी दिखाई देती है, दिखावट भी दिखाई देती है, ज्ञान भी और कठोर परिश्रम भी हमारा दिखाई देता है, और ये सारी ही चीज़ हमें माँ बापों से भी मिलती है। पर सबसे ज़्यादा आपको हेरिडिटी कौन सी लगती है इसमें से, मतलब कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप सबसे ज़्यादा रिलेट किससे कर पा रहे हैं, हेरिडिटी को, अनुवांशिकता को, ठीक है। अनुवांशिकता से सबसे उपयुक्त रूप से संबंधित हो सकता है कौन सा शब्द, देखिए हेरिडिटी से सबसे ज़्यादा आती है दिखावट, ठीक है। दिखावट से आप पता लगा सकते हैं किसका बच्चा है, ठीक है। बट अगर अपना बच्चा ज्ञान बता रहा है तो नहीं बता पाएंगे, कोई बच्चा अपनी अंतर्दृष्टि बता रहा है तो नहीं बता पाएंगे, कोई अगर अपना कठोर परिश्रम दिखा पा रहा है, हमें क्या पता उसका जो माँ बाप है वो कठोर परिश्रम वाले थे क्या नहीं है, अपनी लाइफ में रहे होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, पर जो अपीयरेंस है, जो उसके बच्चे की दिखावट है, उससे हम ज़रूर पता लगा सकते हैं कि ये तो अपने पिताजी की तरह, ये अपनी माता जी की तरह लगता है। तो सबसे ज़्यादा किससे संबंधित हुआ, हेरिडिटी, अपीयरेंस से, ठीक है। अगर अनुवांशिकता से कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा संबंधित है तो वो है दिखावट, आप दिखते कैसे हैं, आँखों का कलर, बालों का कलर, बाल कैसे हैं, टेक्सचर, बॉडी वेट, बॉडी हाइट, सब चीज़ें आपके पेरेंट्स से रिजेंबल करती हैं, मिलती जुलती होती हैं। आगे पढ़े, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, देखिए निम्नलिखित में से विकास का कौन सा रूप अनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन सा ऐसा रूप है जो अनुवांशिकता से भी प्रभावित है और पर्यावरण से भी प्रभावित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सोशल डेवलपमेंट मतलब कि सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट मतलब कि मानसिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब कि शारीरिक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट में बताना भूल गई, भावनात्मक विकास, ठीक है। ओनली डी, ए या बी मतलब कि इमोशनल सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास, ए बी सी मतलब सोशल, इमोशनल, मेंटल, सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए जब ये दोनों वर्ड जुड़ जाते हैं ना, नेचर प्लस नर्चर, ठीक है, या फिर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, जब ये दोनों शब्द जुड़ जाते हैं ना, तो ये सारे डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट हैं ना, जितने भी चरण हैं, ये सब के सब आ जाते हैं किस में, डेवलपमेंट आ जाती है किस में, जब इन दोनों का मिलाप होता है, हेरिडिटी का भी और एनवायरनमेंट का भी। तो हर एक तरीके का विकास इन दोनों के अंतर्गत ही होता है। आगे चलते हैं, 6th क्वेश्चन है, रीता हैज़ गॉट अ नोज सिमिलर टू हर फादर, इट इज़ ड्यू टू, देखिए रीता की नाक अपने पिता के समान है, यह कौन सा कारण है। बायोलॉजिकल हेरिडिटी है, जैविक अनुवांशिकता है, सामाजिक हेरिडिटी है, सामाजिक अनुवांशिकता है, बिहेवियरल हेरिडिटी है, व्यवहार अनुवांशिकता है, एजुकेशनल है मतलब कि शैक्षिक अनुवांशिकता है। सब देखिए जी, अगर नाक की बात हो रही है, किसी एक फिजिकल फीचर की बात हो रही है, तो हम लगा के आएंगे बायोलॉजिकल, जैविक अनुवांशिकता, ठीक है। बायोलॉजिकल हेरिडिटी जिसमें हमारे
फेस के फीचर्स, फेस के जितने भी हमारे दिखने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, अगर ये पिताजी पर या हमारे पेरेंट्स पर जाती है तो उसे कहते हैं बायोलॉजिकल हेरिडिटी, जिसे हम कहते हैं जैविक अनुवांशिकता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज डैश सोशल स्ट्रक्चर। अनुवांशिकता को एक डैश सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। देखिए कौन से, मुख्य, सेकेंडरी, माध्यमिक, डायनामिक या स्टैटिक। देखिए हेरिडिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप सोच सकते हैं कि मुख्य तो हो सकती है बट स्टैटिक है, बदली नहीं जा सकती। ठीक है, स्थिर रहती है। अनुवांशिकता को एक स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है जो कि बदली नहीं जा सकती है। अरे बालों का कलर जैसा आया है वैसा ही तो आएगा, क्या कर सकते हैं। परमानेंट तौर पे तो आप अपने बालों का कलर नहीं चेंज करा सकते ना। जो चीज़ नेचुरल है वो तो नेचुरल है ही। आंखों का कलर चेंज करा सकते हैं, नहीं करा सकते ना। तो स्टैटिक है मतलब कि स्थिर है। ठीक है, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर आपके माँ बाप का होगा वो स्टैटिक है, स्थिर, आपका भी ऐसा ही होगा, कभी घटता बढ़ता मतलब चेंज नहीं होगा। एक जो ढांचा है वो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, उसमें आप कुछ बदलाव करना चाहे वो हो सकता है, पर जो एक ढांचा होता है, अंदर की चीज़ जो होती है, जो एक ढांचा होता है वो आपका सिमिलर ही रहेगा। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सीटेट जुलाई 2013 में आया था। बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही कह रहा है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर कंट्रीब्यूटेड 50-50% इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एक बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का योगदान 50-50% होता है। यही है आपका सही आंसर। नीचे के आपको ऑप्शन पढ़ने हैं तो ज़रूर पढ़िए। द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट्स एंड जीन्स आर नॉट एडिक्टिव, मतलब कि वयस्क और जीव की सापेक्ष योगदान योगनात्मक नहीं है। ठीक है, थर्ड है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर। अनुवांशिकता और पर्यावरण एक साथ कार्य नहीं करते, या फिर नन ऑफ द, मतलब कि ऊपर में से कोई नहीं। तो आंसर क्या है, सही हमारा आंसर है नंबर फर्स्ट। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो वीडियो है ये बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाली ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं फॉर सीटेट पेपर 1 और 2 तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।